तो चलिए हम लुसेंट डिस्क्रिप्टिव बुक का पहला चैप्टर इतिहास से संबंधित भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्या चीज़ के नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भरत की संतान। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे, मतलब जम्बू को क्या कहते हैं पता है? जामुन कहते थे उस समय, जामुन। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। भारत जो है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। जो सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे? हिंदू। हिंदू कहते थे, हिंदू। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, जिसे हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। यूनानी इसे क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे हिंद कहते थे। तो पूछा जाएगा जो भारत है उसका नाम यूनानी क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? इंदे। इंदे। और पूछेंगे अरब इसे क्या कहते? तो हिंद। हिंद। और ईरानी इसे हिंदू। हिंदू। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। पूछेगा कि हिंदुस्तान जो शब्द बना है किस शब्द से बना है? फारसी शब्द से बना है। और फारसी के किस शब्द से बना है? तो हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडिया किसके शब्द? इंदे के शब्द से इंडिया बना है। तो बोलेगा इंडिया किस भाषा से बना है? यूनानी भाषा से। विंध्य काल के पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन पर्वत श्रृंखला बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की, और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं की, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। समझे? यस। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड एवं मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखो, हम लोग को जो इतिहास पढ़ना है उसको 3 भागों में पढ़ना है। कौन कौन भागों में पढ़ना है? एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं प्राचीन भारत। क्या चालू करने वाले हैं? प्राचीन भारत। तो लेट्स डू इट। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पूछेगा प्राचीन इतिहास के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है तो मात्र 4 स्रोत है, उसके आधार पर हम प्राचीन भारत के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो उस फर्स्ट है धर्म ग्रंथ। उसके लिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ना होगा। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण जो है वो लिखा है अपने किताबों में। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, पुरातत्व प्राप्त हुए हमको इतिहास में, उसके द्वारा हमको प्राचीन भारत के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं।
ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वेद का जो संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को। हाँ, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। प्राचीन परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। प्राचीन परंपरा वेदों को क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुषेय। वेद 4 हैं। वेद कितने प्रकार हैं? वेद के 4। कौन कौन? ऋग्वेद, समवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है पता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। एवं कितने ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। जो ऋचा को पढ़ा था उसके पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, ऋग्वेद से हमको क्या चीज़ का जानकारी मिलेगा? आर्य जो पहले थे उसके राजनीतिक प्रणाली, उसका राजनीतिक प्रणाली क्या था, इतिहास के बारे में एवं ईश्वर की महिमा क्या है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछ देगा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का। और ऋग्वेद के 3 मंडल में तो सूर्य देवता। और 8वें मंडल में पूछेगा तो हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है, जिसको खील कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।